बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, असल में ये यूनिट 3 नहीं, यूनिट 4 है ये, ठीक है ना। यूनिट 3 में डिस्क्रिप्टिव था और ये यूनिट 4 है। तो अब सिलेबस देख लीजिए। रिसर्च टाइप में मॉड्यूल 3 में यूनिट 4 देख रहे हैं और ये आखिरी यूनिट है। इसके बाद हमें नहीं देखना कुछ भी, हमारा ये वाला मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा, फिर उसका एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी ओवरव्यू, ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन देख रहे हैं जो हम कल देखे थे डिस्क्रिप्टिव। कल ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बट मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और कॉल आ गई थी। तो कॉल आने से क्या होती है, कट जाती है। चलिए, तो मैं पहले इसको डाल देता हूँ फ्लाइट मोड में। किसी की भी कॉल आएगी, आधा वीडियो मेरा अधूरा रह जाएगा, मेरे को वीडियो जोड़ना आता नहीं है, ठीक है। एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज़ अ रिसर्च मेथड वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स विदाउट मैनिपुलेटिंग एनी वेरिएबल। जैसा कि हमने देखा था कल, है ना। ये एक टाइप में था डिस्क्रिप्टिव स्टडी के। तो रिसर्च ऑब्जर्वेशनल स्टडी एक रिसर्च मेथड है जहाँ पर रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है सब्जेक्ट्स को विदाउट मैनिपुलेटिंग एनी वेरिएबल। यानी कि दो वेरिएबल हमारे होते हैं ना मेनली, तो उसमें से किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अनलाइक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जैसे कि RCT है, ठीक है। और भी तरह के एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं लेकिन मेनली क्या है, RCT है। देयर इज़ नो इंटरवेंशन, नो ट्रीटमेंट असाइन्ड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर कोई ट्रीटमेंट नहीं देता है। जब आप पढ़ोगे केस रिपोर्ट या केस सीरीज़ तो वहाँ वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। अरे भैया, लगेगा आपको ये तो इंटरवेंशनल स्टडी है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन दिया जा रहा होता है। लेकिन आप गौर करेंगे तो आप रिसर्चर वो नहीं दे रहा होता है, ठीक है। इंस्टीड रिसर्चर स्टडी नेचुरली अकरिंग डिफरेंसेस टू फाइंड एसोसिएशन एंड पैटर्न, ठीक है। एसोसिएशन एंड पैटर्न देखने के लिए हम करते हैं, पैटर्न देखने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी करते थे, याद है। इसमें हम एसोसिएशंस और पैटर्न दोनों देखते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन, चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन के क्या क्या टाइप्स हैं भाई। नंबर 1 क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। क्या होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी? ये स्टडी डेट एग्जामिन डेटा फ्रॉम ए पॉपुलेशन एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम। पर्पस क्या है भाई? डिटरमाइन द प्रीवैलेंस ऑफ कंडीशन और एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, है ना। उसकी प्रीवैलेंस और एसोसिएशन को देखने के लिए हम करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मेनली प्रीवैलेंस देखने के लिए करते हैं। जहाँ भी प्रीवैलेंस है वहाँ क्रॉस सेक्शनल मारना है। क्रॉस सेक्शनल मारेंगे तो ऑब्जर्वेशनल मारेंगे, ठीक है। और ऑब्जर्वेशनल मारेंगे तो ऑब्जर्वेशनल अल्टीमेटली किसका टाइप है? डिस्क्रिप्टिव का टाइप है, ठीक है। डाउट क्लियर होते जा रहे हैं, बिल्कुल एक एक करके डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल, ए सर्वे ऑन स्मोकिंग हैबिट्स एंड लंग डिजीज़ इन ए स्पेसिफिक सिटी एट ए गिवन टाइम। जैसे कि आप एक सर्वे कर रहे हैं ऑन स्मोकिंग हैबिट्स, ठीक है, कि कितने लोग स्मोक करते हैं और कितने जो स्मोक करते हैं कितनों को लंग कैंसर है। इन ए स्पेसिफिक सिटी, हैदराबाद में कर लीजिए, एट ए गिवन टाइम। दिल्ली में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद में तो स्मोकिंग फिर भी कम ही दिखा मेरे को, ठीक है। एट ए गिवन टाइम, एक ही टाइम पे आपको देख लेना है। Studying the prevalence of osteoarthritis among elderly patient visiting a clinic in 2024। आप देख सकते हैं प्रीवलेंस आया मतलब क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रीवलेंस क्या है एल्डरली पेशेंट में किसी पार्टिकुलर क्लिनिक पे 2024 में एक पार्टिकुलर टाइम में, तो ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। उसका आता है केस कंट्रोल स्टडी। देखिए, केस रिपोर्ट, केस सीरीज, केस स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। कंफ्यूज नको होना। डेफिनेशन क्या है भाई? ए स्टडी डेट कंपेयर्स इंडिविजुअल विथ ए स्पेसिफिक कंडीशन और केसेस टू दोज विदाउट इट, यानी कंट्रोल्स, लुकिंग बैकवर्ड टू फाइंड पॉसिबल रिस्क फैक्टर, ठीक है। पीछे की तरफ देखते हैं इसमें। केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल्स को विथ ए स्पेसिफिक कंडीशन। मान लो एक बीमारी वाला ले लिया, एक डिजीज़ ले लिया हमने, और एक वो ले लिया जिसको वो बीमारी नहीं है, यानी एक कंट्रोल ग्रुप लिया। कंट्रोल ग्रुप क्या है? जो हेल्दी है, जिसको वो बीमारी नहीं है, और एक डिजीज़ है। और हम क्या देखते हैं? लुकिंग बैकवर्ड देखते हैं, आगे की तरफ नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? पीछे की तरफ देखते हैं कि वो स्मोकिंग करता था क्या, ठीक है। मान लो कि हमने अस्थमा ले लिया या COPD ले लिया, ठीक है। तो हम रिस्क फैक्टर निकालने के लिए कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्मोकिंग करता था इसलिए इसको COPD हुआ है, ठीक है। और उसको हम एक है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इसमें किसी ग्रुप को कंपेयर नहीं करते, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए इसको केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। पर्पस सिंपल है, आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर फॉर ए डिजीज़ और कंडीशन। जैसे कि हम देखने की कोशिश कर सकते हैं कि भैया, चलिए एग्जांपल यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। ए स्टडी कंपेयरिंग पेशेंट
with osteoarthritis to healthy individual to see if past lifestyle habit जैसे कि डाइट फिजिकल एक्टिविटी contributed to the disease। ठीक है, ए स्टडी कंपेयरिंग पेशेंट विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस विथ हेल्दी इंडिविजुअल। एक ऐसा बंदा हमने लिया जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और एक ऐसा बंदा हमने लिया जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। और अब हम देखना क्या चाह रहे हैं कि पास्ट लाइफस्टाइल हैबिट जो इसकी है उसने तो नहीं कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि डाइट है फिजिकल एक्टिविटी वगैरह है, कहीं उसने तो कंट्रीब्यूट नहीं किया है, कहीं उसकी वजह से तो नहीं हुआ इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये देखने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग वेदर यूनानी मेडिसिन यूज़र हैव ए लोअर रिस्क ऑफ पार्टिकुलर डिजीज़। एक और एग्जांपल आप लीजिए। ठीक है, कि हम देखने की कोशिश करते हैं कि यूनानी मेडिसिन यूज़र्स जो हैं उनको लो रिस्क है पर्टिकुलर डिजीज़ का कंपेयर टू नॉन यूज़र्स। ठीक है, तो एक इसमें से लीजिए एक उसमें से लीजिए और फिर देखिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई अस्थमा की मरीज़ है, ठीक है, और आप उसमें हब्बे जी की दे रहे हैं और एक नॉर्मल आदमी है उसको हम कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिंग वेदर यूनानी मेडिसिन यूज़र, अब एक क्या है यूनानी मेडिसिन यूज़र है, ठीक है, और उसको अस्थमा हो रहा है कि नहीं, और एक यूनानी मेडिसिन कभी यूज़ ही नहीं किया उसने, उसको अस्थमा हो रहा है कि नहीं, पार्टिकुलर डिजीज़ में अस्थमा ले लिया हमने, उसका रिस्क देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक आता है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी इज़ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ये बात आपको अच्छे से याद है, ये तीसरा टाइप है ऑब्जर्वेशनल स्टडी का। अब इसमें कोहोर्ट मतलब ग्रुप होता है। डेफिनेशन देखिए, सबसे ऐसे ही आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका पेपर। अगर आप अलग अलग लिखते हैं डेफिनेशन टाइप्स आउटकम्स, अगर आप इसमें ज़्यादा लंबराए नहीं बल्कि पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी सजाना वजाना आपका काम है, अलग अलग पेन यूज़ करना वो आपका काम है। ठीक, कंटेंट आपको इतने ही याद रखने हैं। A study where a group of people is followed over time to observe outcomes based on exposure to certain risk factor। एक ऐसी स्टडी जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल को, जिसको हम कोहर्ट कह रहे हैं, इज़ फॉलोड ओवर टाइम, लंबे समय तक उसको फॉलो करते हैं। ठीक है ना, वो वाला फॉलो नहीं जो आप स्टार लोग को फॉलो करते हैं, है ना, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप को आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक, टू ऑब्जर्व आउटकम बेस्ड ऑन एक्सपोजर टू सर्टेन रिस्क फैक्टर। जैसे चलिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, चलिए जैसे नीचे से एग्जांपल है लेकिन चलिए एक अपना एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने देखा कि आपके मोहल्ले में 10 लोग जो है क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और आपने उसको अगले 5 साल तक 10 साल तक देखा, फॉलोड किया आपने उसको ओवर टाइम। फिर आपने देखा कि उसमें से कितनों को COPD हो गया। ठीक, आउटकम आपने देखने की कोशिश की बेस्ड ऑन एक्सपोजर टू सर्टेन रिस्क फैक्टर, तो आपका रिस्क फैक्टर आपने यहाँ पर देखने की कोशिश की। ठीक है, तो ये वाली जो स्टडी है ये क्या है, ये कोहोर्ट स्टडी है। ओके, 2 तरह की होती है, प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी एंड रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके मोहल्ले में 10 लोग थे जो पिछले 10 साल से क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चलिए छोड़िए सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि उसमें से आज के डेट में कितनों को COPD हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया। तो ये क्या है, पीछे की डेटा को आपने देखा और आज के डेट में आपने एनालिसिस किया, तो ये यूजेस एक्जिस्टिंग डेटा टू लुक एट पास्ट एक्सपोजर एंड ट्रैक आउटकम्स। तो ये क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे, प्रोस्पेक्टिव यानी आगे। ठीक, एग्जाम्पल, ए 10-year स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स कंपेयर टू दोज यूजिंग कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। अब देखिए, एक 10 ईयर की स्टडी हुई यूनानी मेडिसिन के इफेक्ट पर ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स कंपेयर टू दोज यूजिंग कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, और उससे कंपेयर किया गया जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, जो कि पैरासीटामोल वगैरह ले रहे हैं, डाइक्लो ले रहे हैं, एंडोमेथासिन ले रहे हैं, सेलिकॉक्सिब ले रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक, दूसरा एग्जांपल, फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपोज टू एयर पॉल्यूशन। मान लीजिए कि मैं 5 साल से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन में रह रहा हूँ, ठीक, और मेरे 50 लोग जो मेरे बैचमेट है वो कितने दिन से रह रहे हैं दिल्ली में, 5 साल से रह रहे हैं, एंड इफ़ दे डेवलप रेस्पिरेटरी इशू, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में हमारे कितने बैचमेट को रेस्पिरेटरी इशू हुआ, है ना, 10 को, 15 को, 20 को, कितने को हुआ। तो ये वाली जो स्टडी होगी ये रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी होगी। कोहोर्ट क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है और एक ग्रुप को देख रहे हैं
इसीलिए कोहोर्ट है, ठीक है। और एक रिस्क फैक्टर, ये वाला टर्म याद रखिए, रिस्क फैक्टर की बात जब भी आएगी तो कोहोर्ट में जाइए, प्रीवैलेंस की बात जब भी आएगी तो किस में जाइए, क्रॉस सेक्शनल में जाइए। ये कुछ टर्म्स आपको बार बार ध्यान रखने होंगे अच्छे से, क्योंकि ये स्टडीज़ बहुत कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप कन्फ्यूज रहेंगे। फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ पीपुल, और अगर आप ज़बरदस्ती किसी को किसी से मिलाने की कोशिश करेंगे ना, इस स्टडी को उससे मिला देते हैं, इसको उससे मिला देते हैं, ये तो ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, तो फिर आपका मामला बिगड़ जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए सिलेबस में देखिए कौन सा है और उसको उसी हिसाब से पढ़िए जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ पीपुल एक्सपोज टू, अच्छा या फिर उससे बेहतर तरीका था आप हमें बताइए, है ना, कमेंट तो खुला ही हुआ है। फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ पीपुल एक्सपोज टू एयर पॉल्यूशन फॉर 5 ईयर, तो ये वाला मैंने बताया आपको। चौथा क्या, इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी भी एक तरह का ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इकोलॉजी से बना है ये, ठीक है। इकोसिस्टम आप जानते ही होंगे, डेफिनेशन 7 में ही पढ़ा होगा इकोसिस्टम आपने। क्या डेफिनेशन है भाई, स्टडीइंग दैट एनालाइजेज, याद रखिए एनालाइज कर रहे हैं आप इकोलॉजिकल स्टडी में, एनालाइजेज डेटा एट द पॉपुलेशन और ग्रुप लेवल, या तो आप पॉपुलेशन लेवल पे या ग्रुप लेवल पे, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल लेवल, ठीक। इंडिविजुअल लेवल में क्या हो गया था, वो केस कंट्रोल हो गया था, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन लेवल पे या ग्रुप लेवल पे उसको स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो किसी डेटा को, तो वो इकोलॉजिकल स्टडी कहलाता है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस यही है कि आपको ट्रेंड या पैटर्न देखना चाह रहे हो इन लार्ज पॉपुलेशन। पर्पस याद रखिए, पर्पस याद रखेंगे तो आपको स्टडी याद रहेगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल स्टडी में हमारा मेन मकसद ट्रेंड्स पैटर्न को देखना है इन लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, तो ये ना इकोसिस्टम तो बड़ा ही होता है ना, छोटा थोड़ी ना होता है। अब देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया इसने, 2 एग्जांपल है। ए स्टडी कंपेयरिंग अर्थराइटिस रेट्स इन सिटीज़ विथ डिफरेंट पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। आज ये वाला मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 2-4 दिन आराम करूँगा, फिर उसके बाद वीडियो डालूँगा, क्योंकि हलक पूरा सूख जाता है, ठीक है। स्टडी कंपेयरिंग अर्थराइटिस रेट्स इन सिटीज़ विथ डिफरेंट पॉल्यूशन लेवल। अब एक स्टडी हुई, उसमें हम अर्थराइटिस का रेट देख रहे हैं कि कितने लोगों को क्या है, अर्थराइटिस है। एक पर्टिकुलर सिटी हैदराबाद ले लीजिए, विद डिफरेंट पॉल्यूशन लेवल। अच्छा, इन सिटीज़, अलग अलग सिटी में हमने एक सर्वे किया, ठीक है। दिल्ली में किया, हैदराबाद में किया, मुंबई में किया, कोलकाता में किया, पटना में किया, ठीक है, और गाज़ियाबाद में भी करिए, ठीक, कश्मीर में भी करिए। तो स्टडी कंपेयरिंग अर्थराइटिस रेट, अब हर सिटी से हम क्या कर रहे हैं, अर्थराइटिस का रेट निकाल रहे हैं विथ डिफरेंट पॉल्यूशन लेवल, जहाँ पॉल्यूशन का लेवल अलग अलग है, ठीक। अर्थराइटिस को छोड़ हटा दीजिए, सीओपीडी ले लीजिए आप, तो हम सीओपीडी होने के रेट निकाल रहे हैं या रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होने के रेट निकाल रहे हैं अलग अलग सिटी में, जहाँ पॉल्यूशन का लेवल अलग अलग है। तो ये क्या है, ये इकोलॉजिकल स्टडी है, अलग अलग सिटी में आप कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ अलग अलग सिनेरियो है, तो आप अलग अलग इकोसिस्टम को देख रहे हैं, और ये जो है स्टडी होगी हमारी इकोलॉजिकल होगी। यानी कि जब भी आप लार्ज पॉपुलेशन को लेंगे, ठीक है, अलग अलग 10 सिटी आपने ली, 10 तरह की पॉपुलेशन लिया आपने, तो जब आप लार्ज पॉपुलेशन लेंगे तो ऐसे स्टडी को हम इकोलॉजिकल स्टडी कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फास्ट फूड कंजम्पशन एंड ओबेसिटी रेट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। आपने इंडिया लिया, पाकिस्तान लिया, बर्मा लिया, भूटान लिया, बांग्लादेश लिया, श्रीलंका लिया, और वहाँ आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो फास्ट फूड कंजप्शन है उससे ओबेसिटी कितना हो रहा है, जितने लोग फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं उससे ओबेसिटी कितना हो रहा है। तो एक लार्ज पॉपुलेशन लिया आपने या नहीं लिया यहाँ पे, तो जब भी ये लाइन आप याद रखिए, इकोलॉजिकल स्टडी भैया लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन दिमाग घुसाइए, लार्ज पॉपुलेशन। तो जब लार्ज पॉपुलेशन की बात होगी तो आपका दिमाग जाएगा इकोलॉजिकल स्टडी पे, ठीक है। की डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है ये सवाल आपको, कि क्या डिफरेंस होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, ठीक है। तो पहला डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो भैया आपको पता ही है क्या है, क्या है, क्या है बताइए। अगर आप रिसर्चर कंट्रोल के बेसिस पर देखें, फीचर क्या है, रिसर्चर कंट्रोल, तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में रिसर्चर का कोई कंट्रोल होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, रिसर्चर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, मोस्टली एक्सपेरिमेंटल स्टडी आरसीटी ही होती है, ठीक है।
तो RCT में रिसर्चर असाइन इंटरवेंशन, रिसर्चर एक इंटरवेंशन देता है अपने तरफ से, कुछ क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है, कोई दवाई देता है या कोई एक्सरसाइज बताता है, ये सब उसमें आ जाएगा। कैजुअलिटी की बात करें, काउजलिटी की बात करें, ये अलग है, काउज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ओनली सो एसोसिएशन, ठीक, सिर्फ एसोसिएशन बताएगा, ठीक है, कारण क्या है नहीं है नहीं बताएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इस्टेब्लिश होता है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग एंड लंग कैंसर रिलेशन, ये सबसे आसान वाला एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। और टेस्टिंग ए न्यू ड्रग फॉर लंग कैंसर, उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं न्यू ड्रग को फॉर लंग कैंसर, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देखना ज़रूरी है, कई बार ये भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो एडवांटेज क्या है भाई, ऑब्जर्वेशनल स्टडी का एथिकल एंड फिजिबल व्हेन एक्सपेरिमेंटल आर नॉट पॉसिबल। देखिए ऑब्जर्वेशनल स्टडी का मसला क्या है, किसी को हो गया सिफिलिस, ठीक, एक स्टडी हुई थी इस पर, तो किसी को हो गया कैंसर, किसी को मलेरिया हो गया, तो क्या करेंगे आप, ऑब्जर्वेशनल स्टडी करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे मर रहा है वो, हाँ, पैटर्न देखेंगे किस तरह से मरते हैं, पहले क्या होता है फिर क्या होता है, ऐसा नहीं करेंगे ना, एथिकल नहीं होगा ना वो। लेकिन जहाँ हमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं पॉसिबल है, वहाँ पर ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या है, एथिकल एंड फिजिबल भी होना चाहिए, एथिकल है और फिजिबल भी होना चाहिए। जैसे स्टडिंग स्मोकिंग इफेक्ट, स्मोक कर रहा है भैया, बोल के थक गए, वो छोड़ नहीं रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। आजकल तो इंटरवेंशन भी देने लगे हैं स्मोकिंग वालों को, है ना, दारू वालों को, बट ठीक है, हमारे लिए वो क्या है, एथिकल है और फिजिबल है, जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक। कैन एनालाइज लार्ज पॉपुलेशन ओवर टाइम, ठीक है। RCT में तो हम 60-70-100 लोगों का पॉपुलेशन देते हैं, लेकिन देखिए जब हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं तो लार्ज पॉपुलेशन को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, है ना, पूरे मोहल्ले पूरे गांव को ले लेते हैं हम, तो पूरे कंट्री तक को ले लिया इकोलॉजिकल में, तो है ना, अलग अलग कंट्री लिया, अलग अलग सिटीज़ भी लिया, तो इसका क्या मतलब है, कैन एनालाइज लार्ज पॉपुलेशन ओवर टाइम। उसके साथ साथ हमें पता है क्वालिटेटिव स्टडी, जो कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी मोस्टली क्वालिटेटिव स्टडी होती है, तो क्वालिटेटिव स्टडी हेल्प्स जनरेट हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च। हमें पता है कि हाइपोथेसिस जो है प्री हाइपोथेसिस नहीं होती है ना क्वालिटेटिव रिसर्च में, न डिस्क्रिप्टिव में प्री हाइपोथेसिस है, न ऑब्जर्वेशनल में, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल उसी का टाइप है, ठीक है। तो इसमें हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करने में हेल्प होता है मुझे, तो ये 3 बड़े बड़े एडवांटेज जो हमें याद रखना है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है भाई, हम यहाँ पर काउजेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, ओनली एसोसिएशंस देख पाते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी में कि भाई ऐसे लोगों में हो रहा है, असल कारण क्या है नहीं मालूम। रिस्क ऑफ कन्फाउंडिंग वेरिएबल रहता है, अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिजल्ट। कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या है, पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि 2 तरह के मेन हमारे वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कन्फाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों को इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है। अदर फैक्टर्स है ये जो इन्फ्लुएंसिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है। सिलेक्शन बायस एंड रिकॉल बायस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडी में। हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, अपने रिजल्ट को अच्छा बताने के लिए, स्पेशली इन केस कंट्रोल स्टडी, है ना, जहाँ पे एक इंडिविजुअल को हम नॉर्मल बायस से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बायस होते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में बायसिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सिलेक्शन बायस और रिकॉल बायस दोनों होते हैं। कंक्लूजन पे आइए और बात ख़त्म करिए। थोड़े लंबे लंबे वीडियो हो गए क्योंकि स्टडी टाइप्स भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको ज़्यादा देर ना देखना पड़े वीडियो। भले आप रोक रोक के देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल के साथ एक मतलब कंसेप्ट दे दिया जाए आपको, ठीक है। लिखने के लिए आपको भी पता है यूजी किए हैं तो इतना तो अकल रहता ही है सबके पास कि भैया कैसे लमराना है क्वेश्चन को और कैसे छोटा करना है, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट वो कैप्सूल की तरह रहना चाहिए, और पेट में जाने के बाद वो खुलेगा ही खुलेगा पूरा, ठीक है। यानी एग्ज़ाम में तो आप अच्छे से खोलेंगे उसको, लेकिन दिमाग में आपको कैप्सूल बना के रख लेना है, ठीक है, वरना दिमाग में ही बड़ा सा अगर फैला के दे दिए तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कंक्लूज़न क्या है,
ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ आर यूज़फुल फॉर स्टडिंग रियल वर्ल्ड पैटर्न एंड एसोसिएशन। ये बात हमें से याद रखिए, रियल वर्ल्ड पैटर्न जब भी बात हो तो ऑब्जर्वेशनल पे जाइए। डिस्क्रिप्टिव में भी क्या था, रियल वर्ल्ड पैटर्न देख रहे थे हम, ठीक है, तो ये उसी का एक टाइप है ना भाई, है ना, उसमें एक पैटर्न देख रहे थे। इसमें खासतौर से एसोसिएशन इसमें बार बार आया है, स्पेशली व्हेन एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है, स्पेशली जब प्रैक्टिकल हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी पॉसिबल नहीं होती ना, तभी हम डिज़ाइन करते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी। हाउएवर दे मस्ट बी केयरफुल्ली डिज़ाइन टू मिनिमाइज बायस एंड कंफाउंडिंग इफेक्ट। और ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन कर रहे हो तो बहुत केयरफुल के साथ ऐसा डिज़ाइन करना है कि उसमें मिनिमम से मिनिमम बायसिंग हो, ठीक है, और जो कंफाउंडिंग इफेक्ट है वो कम से कम हो। जैसे जैसे मान लीजिए आप ऑस्टियोआर्थराइटिस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक, और आपने क्या किया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, लेकिन आपका रिसर्च ठंड के दिन में हो रहा है और एक बंदा वही रिसर्च गर्मी के दिन में कर रहा है, तो दवाई पे भी आपके इफेक्ट आ जाएगा, है ना, उसके मैकेनिज़्म भी थोड़ा इधर उधर इफेक्ट होगा, और साथ में आपका बीमारी तो हो ही रहा है इम्पेक्टेड ज़्यादा ठंड के टाइम में ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऐसे केस में आपका एक जो ठंड है, जो विंटर है, वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है, ठीक है, ऐसी चीज़ों से ही बचना चाहिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं, अगला मॉड्यूल बायोस्टेट शुरू करेंगे बहुत जल्दी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सपोर्ट के लिए, काफ़ी अच्छा सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, इसी वजह से मेरे को इतनी हिम्मत मिल रही है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, ऑल द बेस्ट। मॉड्यूलर ये एग्ज़ाम शायद मई के 2nd या 3rd वीक में होगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह।